चलो दूसरा चरण स्टार्ट किया था हमने, वहां बैठेगा। तेरा मन क्या कह रहा है? उठ, बदमाशी तो नहीं करे। वहां पे तेरे फ्रेंड कौन कौन है पहले ये बता। चल बैठ जा। अगर बात करते हुए देख लिया तो फिर वापस यहाँ बुला दूंगा। क्या आगे आएगा? आजा। चलो अब स्टूडेंट दूसरा चरण। कौन सा चरण? दूसरा चरण। अच्छे से बोर्ड पर देखो, समझा देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि 1916 में पथिक जी जुड़े। जल्दी से बताओ किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। मर जाओगे। विद्या प्रचारिणी सभा 16 लिख रहा हूं मैं। 16 में जुड़ गए कौन से लिया से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और 16 में ही स्थापना जो की थी, बताओ किसकी की? बिजोलिया पंचायत समिति की। और बिजोलिया पंचायत समिति की स्थापना करके 1916 में ये बताओ कहाँ कहाँ गए? गांव गांव गए और किसानों को क्या किया? जागरूक। बताओ क्या किया? जागरूक किया। अब जब ये किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे थे कौन? तब ये बात पता चली कौन से लिया को? बिजोलिया ठिकाने को। तब बिजोलिया ठिकाने ने कौन से आदेश जारी किए रे? बोलो। गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। बताओ किसके? विजय सिंह पथिक के। अब विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए बिजोलिया ठिकाने ने, तो पथिक जी बिजोलिया से भागकर पहुंच गए कहां? उमा जी का खेड़ा। और उमा जी का खेड़ा में एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम था माणिक्य लाल वर्मा। बोलो क्या नाम था? अब माणिक्य लाल वर्मा और पथिक जी ने सन था 1917। बोलो कितना था? बिजोलिया यानी ऊपर माल में टोटल कितने गांव थे? इन 89 गांव के किसानों को बुलाया कौन से गांव में? बोलो कितने गांव के किसानों को? 89 गांव के किसानों को कब बुलाया? किस दिन बुलाया? अक्षय तृतीया 9 हरियाली अमावस के दिन। बताओ किस दिन बुलाया? और हरियाली अमावस्या के दिन खूब सारे किसान इकट्ठा हुए कौन से गांव में? यहीं पर पथिक जी ने स्थापना की ऊपर माल पंच बोर्ड की। बोलो कौन सा बोर्ड? बोलो मरो। तो देखो 1917 में विजय सिंह पथिक किसकी स्थापना कर रहे हैं? कितने गांवों के किसान थे? कौन से गांव में स्थापना हुई? अब देखो 89 गांवों के पंच बोर्ड का मतलब समझे। 89 गांव के जो किसान आए थे उन किसानों में से सदस्य बनाए। क्या बनाए? और सदस्यों को हमारी स्थानीय भाषा में क्या कहा गया? पंचों का गठन किया। और उन्हीं पंचों का मुखिया कहलाता है सरपंच। क्या कहलाता है? और सरपंच बनाया मन्ना जी पटेल को। बताओ किसको बनाया? अब स्टूडेंट यहां पर युवा भी आए हुए थे। कौन आए हुए थे? युवा का मतलब समझे, हमारे जैसे लोग आए हुए थे। अब युवा आए हुए थे तो युवाओं ने देखा कि पथिक जी ने ऊपर माल पंच बोर्ड के जो सदस्य बनाए सभी बुजुर्गों को बनाए, युवाओं को कोई पद ही, तो नाराज कौन हुए? जल्दी से बताओ। बोलो बोलो। वाह रे वाह। हाँ, युवाओं को कोई पद ही नहीं दिया। तब युवाओं ने पथिक जी को कहा, पथिक जी, हाँ कमीनों तुम मत बोलो, मैं पढ़ा रहा हूँ। बेटे मेरे आगे भाग रहे के साइड में आओ। लो चलो
आओ, जूते पड़ जाएंगे तुम्हारे। तो सुनो, पथिक जी ने बिल्कुल, पथिक जी को युवाओं का एक तरफ आना, तो पथिक जी एक तरफ गए, युवाओं ने कहा देखो आपको जब सभी सदस्य बड़े बुजुर्गों को बनाना था तो फिर हमें बुलाया क्यों? तो बिल्कुल पथिक जी ने कहा यार बात तो तुम्हारी भी। तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पढ़े लिखे हो। क्या हो? ऊपर माल पंच बोर्ड से एक पर्चा जारी होगा जिसका नाम होगा ऊपर माल डंका। क्या नाम होगा? इस ऊपर माल डंका पर्चे को लेकर तुम्हें कहां जाना है और जागरूक करना है किनको? और इस ऊपर माल पर्चे में जो जो बातें लिखी हुई है वो बातें बतानी है किसको? किसान को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो युवाओं ने कहा ये काम हम कर लेंगे। अब सुनो, हरियाली अमावस के दिन किसानों को आंदोलन के प्रति प्रेरित करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा, कौन से वर्मा? गीत गाया छीड़ा ही छीड़ा। कौन सा छीड़ा? जब पंछीड़ा गीत गाकर किसानों का मनोबल बढ़ाया तो किसानों ने जोर जोर से वर्मा जी के लिए क्या बजाई? अब आपको पता है हमारे राजस्थान में एक व्यक्ति की अगर तारीफ कर दे तो दूसरा व्यक्ति नाराज होता कि नहीं होता है? तो माणिक्यलाल वर्मा ने जब पंछीड़ा गीत गाया, सबने उनकी तारीफ की, तो उनके पास एक और व्यक्ति बैठा था, उसने कहा मैं ही गीत गाऊं। क्या गाऊंगा? हाँ, तो कहा मैं भी गीत गाऊंगा। तो कहा गाओ। तो वो व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने भी गीत गाया कि मान मान रे मेवाड़ी राणा। बोलो, जनता करे पुकार रे, रूस जार को पतो नहीं लागियो, सुन राणा फतमाल रे। अब ये पूरा गीत गाया कि मान मान रे मेवाड़ी राणा, जनता करे पुकार रे, रूस जार को पतो नहीं लागियो, सुन राणा फतमाल रे। ये गीत गाया तो उसके लिए बेचारे ने किसी ने तालियां ही नहीं बजाई। तो सब ने कहा ये क्या है? तब उसने कहा सुनो, अब तुम भी मतलब समझना कि मान मान रे मेवाड़ी राणा, यानी मेवाड़ के राणा फतमाल, पीछे आया ना, तो कहा मेवाड़ के राणा फतेह सिंह जी समय रहते समझ जाओ, और जनता जो मांग कर रही है उन मांगों को क्या कर लो? स्वीकार कर लो। वरना रूस का राजा जार था, वहां भी क्रांति हुई और आंदोलन हुए। उस रूस के राजा जार का भी आंदोलन के दौरान पता नहीं लगा। वैसा ही हाल फतेह सिंह जी तुम्हारा भी होगा। वरना समय रहते किसानों की मांगों को क्या कर लो? स्वीकार। अब वापस सुनो, मान मान रे मेवाड़ी राणा, जनता करे पुकार रे, रूस जार को पतो नी लागियो, सुन राणा। और जब ये मतलब बताया तो जोर जोर से उस व्यक्ति के लिए क्या बजी? तालियां बजी। तो उस व्यक्ति ने वर्मा जी के सामने इशारा किया, हाँ स्वैग और यो, हाँ कि हमारा भी दबदबा है। मतलब सुनो, सबको 80% स्टूडेंटों को याद है कि पंछीड़ा गीत किसने गाया? माणिक्यलाल। पर स्टूडेंट क्या पता एग्जामिनर पूछ ले कि मान मान रे मेवाड़ी राणा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ये गीत किसने गाया? वो था भंवरलाल। कौन था? तो आप सीधा याद कर लो। अब माणिक्यलाल वर्मा याद है, हमें ये याद रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा के साथ किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने हेतु मान मान रे गीत जो गाया वो किसने गाया? भंवरलाल। किसने गाया? बोलो। अब देखो बिजोलिया में कितने जने जागरूक करने लग गए। सबसे पहले बिजोलिया पंचायत समिति, उसके बाद ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल युवा संगठन, तो काफी जने जागरूक करने लग गए। गांव गांव गए, किसानों को जागरूक किया, और किसानों को जब जागरूक किया तो बिल्कुल किसान भी क्या हो गए? जागरूक। और किसानों ने लाग बाग देने से क्या कर दिया? और का बेगार भी अब हम नहीं करेंगे। अब बताओ, किसान जब काम करने के लिए मना करेंगे तो ठिकाना किसानों के प्रति कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा? वो पढ़ेंगे हम बाद में, पहले यहाँ तक लिखो जल्दी से।
तात्या टोपे के राजस्थान में प्रवेश करने पर कौन से राजा ने अपने दुर्ग के दरवाजे बंद किए? कौन बताएगा? सर मेक मोशन की आउवा के युद्ध में मारा गया था। अरे आउवा का युद्ध का मतलब समझे, चेलावास का युद्ध। समझ में आया कि नहीं आया? अब चेलावास का युद्ध जो था वो किसके विरुद्ध था? आउवा के ठाकुर। और एक पर्टिकुलरली आउवा का युद्ध जो है कर्नल होम्स ने आउवा जाकर लड़ा। समझ में आया? कितने दिन हुआ था? बताया था। और 23 जनवरी को निकल गए थे आउवा का कार्यभार सौंपकर। कौन? कुशाल। बताया था। तो क्या डाउट हो रहा है तुम्हें? लिखो जल्दी से। लास्ट पॉइंट बताओ, क्या लिखा आपने? 1916 में किसान आंदोलन से जुड़ गए। लिखो स्टार और नोट लगाकर। हाँ, एक भाई ने जो ये क्वेश्चंस पूछा ना, तात्या टोपे के राजस्थान प्रवेश के दौरान किस रियासत के राजा ने दुर्ग के दरवाजे क्या करवाए? बंद। आप में से बताएगा कोई? अरे बताओ जल्दी से। एनीबडी? नोबडी। सुन लो, बूंदी के राजा राम सिंह थे। कौन थे? बूंदी के राजा राम सिंह ने इसलिए बंद करवाए दुर्ग के दरवाजे क्योंकि उनके पीछे पड़े हुए थे, तात्या टोपे के पीछे, अंग्रेज। और ये बात राम सिंह को पता थी कि अगर मैंने तात्या टोपे को शरण दी तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और साथ में कौन पकड़े जाएंगे? तो तात्या टोपे के आने पर राम सिंह जी ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। पर ध्यान रखना, एकमात्र राजा राम सिंह ही थे बूंदी के जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का साथ दिया। राजा बोल रहा हूं मैं, वो थे बूंदी के राम सिंह। अब तुम कहोगे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भी थे। अरे कुशाल सिंह ठाकुर थे, आउवा ठिकाने के, कोई रियासत के राजा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। लिखो जल्दी से। लिखो, विजय सिंह पथिक ने 1916 में, विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया पंचायत समिति, बिजोलिया पंचायत समिति, वो बिजोलिया पंचायत कोष की, वह बिजोलिया पंचायत कोष की क्या की? स्थापना की। बिजोलिया पंचायत कोष की स्थापना की। पथिक जी ने, पथिक जी ने बिजोलिया के किसानों को, बिजोलिया के किसानों को सभा का आयोजन कर, सभा का आयोजन कर सभा का आयोजन कर क्या किया? किसानों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया। किसानों को क्या किया? जागरूक किया। कर दिया। अब बताओ, बिजोलिया ठिकाना की पथिक जी की गिरफ्तारी का क्या जारी करेगा? तब पथिक जी कहाँ चले जाएंगे? उमा जी का। तो लिखो, बिजोलिया ठिकाने ने, बिजोलिया ठिकाने ने पथिक जी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए, पथिक जी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए, पथिक जी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए, जारी किए। तब पथिक जी ने उमा जी का खेड़ा गांव में, उमा जी का खेड़ा गांव में क्या ली? शरण ली।
उमा जी का खेड़ा गांव में शरण ली। लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ो। उमा जी का खेड़ा गांव में शरण ली। अब लिखो, विजय सिंह पथिक का प्रमुख केंद्र उमा जी का खेड़ा था। विजय सिंह पथिक का प्रमुख केंद्र उमा जी का खेड़ा गांव था। उमा जी का खेड़ा गांव था। लिख लिया? ओके। अब जल्दी से बताओ स्टूडेंट, इस गांव के अंदर मुलाकात होगी किससे? ये मेवाड़ भीलवाड़ा में ही है आपके, ऐसे कोई भी नहीं पूछेगा। सुनो, इतिहास में आपको कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि उमा जी का खेड़ा कहाँ है। रीजन सुनो क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है कब की? देश की आज़ादी के पहले की। देश आज़ाद हुआ तो जिलों का निर्माण हुआ, और वर्तमान में अभी नवीन जिले बन गए। तो नवीन जिले बन गए तो क्षेत्र तो बदलता रहेगा, पर इतिहास का पॉइंट तो वही रहेगा, भले ही नए जिले क्यों नहीं बनो। हाँ बिल्कुल, आपके स्थान किस में पूछे जा सकते हैं? जियोग्राफी में। जैसे जियोग्राफी में पूछ सकते हैं चंबल नदी का अफवा क्षेत्र जो है वो कितने राज्यों के मध्य है और राजस्थान के कितने जिलों में है। समझ में आया कि नहीं आया? अरावली पर्वतमाला का विस्तार वर्तमान में कितने जिलों में और सर्वाधिक कौन से जिले में है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इन चीज़ों को आपको ज्योग्राफी के हिसाब से स्थान पूछ सकता है। हिस्ट्री में नए जिलों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ आपके इतना सही कि पहले ये स्थान कहाँ था और वर्तमान में कौन से जिले में, वरना उस जगह का इतिहास तो वही रहने वाला है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इतिहास को बदल दे। तो आपको भी एक ही सलाह दूंगा, सब्जेक्ट भी ऐसा ही पढ़े जो हालात नहीं बदले, जज्बात नहीं बदले। वरना कुछ लोग तो ऐसे क्या, काफ़ी लोग थे जब शाम को सोए थे तो उन्हें पूछा कि बताओ तुम्हारा जिला कौन सा है, तो उन्होंने कहा बाड़मेर। कौन सा मेर? सुबह उठे तो पूछा कि जिला कौन सा, तो उन्होंने कहा लोतरा ही लोतरा। एक ही रात में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब टेंशन मत लो, ज्योग्राफा और बदल रहा है थोड़े दिनों में। 6 से 7 जिले वापस कैंसिल हो रहे हैं। बुकें नहीं आएगी, नदियों का रुख बदलेगा, मौसम बदलेगा, पहाड़ियों का रुख भी बदलेगा, और तुम्हारे हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे। सारा हमें भी सोचना पड़ता है। जैसे मैं सभ्यताएं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता हूँ गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो अब आदत पड़ी हुई है, लिखना पड़ता है नीम का थाना कोष्टक में सीकर। अब नीम का थाना कहता है भाई ये कोष्टक हटाओ, और मेरे खुद के बीच में चारों तरफ क्या लगाओ? कोष्टक, क्योंकि हम खुद हाँ जिला है। समझ में आया ना? तो इतिहास में सिर्फ इतना ही बदला। गणेश्वर सभ्यता कहाँ? नीम का थाना में, वरना उसके जो ऐतिहासिक प्रमाण है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो वो जननी है, उसमें कोई बदलाव। राव जोधा जो थे वो थे, ऐसे नहीं नए जिले बनने से कि हाल ही में राव जोधा जी का विवाह कौन से नए जिले में हुआ। हाँ नो, विवाह जो होना था हो गया। लिखो जल्दी से आगे। मैथ बेस्ट है, सबसे अच्छी सब्जेक्ट, इजी है सर। हाँ बिल्कुल इजी है, मेरा फेवरेट था। मैंने कभी उससे मन लगाने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो मेरा हमेशा फेवरेट बना रहा। हाँ स्पष्ट कह रहा हूँ स्टूडेंट, गणित से तो, गणित की जब परीक्षा होती थी या टीचर कभी आकस्मिक घोषणा कर देता था कि कल गणित का टेस्ट है, रात को बुखार आ जाता था। 10th के अंदर पूरे 100 में से 39 नंबर आया है, 3 नंबर ज्यादा लेकर आया। अगर 36 के आसपास एक आधी कम पड़ जाता तो राजस्थानी भाषा में कहते हैं धको देर।
और हिंदी में कहते हैं सानुग्रह उत्तीर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं बाई ग्रेस। समझ में आया ना? हमारा वर्चस्व है गणित के अंदर, वो हमारा फेवराइट रहा। 40 से ज़्यादा हम कभी नंबर लाए ही नहीं, अचीवमेंट हासिल ही नहीं की, आज तक फेवराइट है। समझ में आया ना? और जो चीज़ फेवराइट होती ना, तो उसके साथ दिल कम लगाओ, उसके साथ जुड़ो कम, ताकि वो हमेशा फेवराइट रहे। अगर तुम उनसे बार बार मिले, उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ा, तो वो तुम्हें आने लग जाएगा, फिर उस सब्जेक्ट की औकात ही नहीं रहेगी कि ये दाहिने हाथ का खेल है। इसलिए गणित मेरा हमेशा फेवराइट रहा, ना उसने मुझसे दिल लगाया ना मैंने उससे दिल लगाया, मतलब कभी समझ में आई नहीं। आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से स्टूडेंट, क्या लिखा लास्ट पॉइंट? जो प्रमुख केंद्र उमा जी का खेड़ा रहा, लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो डबल स्टार, हाँ माणिक्यलाल वर्मा की मुलाकात हुई, लिख लिया। लिखो उमा जी का खेड़ा गांव में, उमा जी का खेड़ा गांव में विजय सिंह पथिक की मुलाकात, विजय सिंह पथिक की मुलाकात बताओ किससे हुई? माणिक्यलाल वर्मा से हुई। अब बताओ 1917 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा ने और विजय सिंह पथिक ने मिलकर कौन से बोर्ड की स्थापना की? हाँ जी, डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। वापस हेडिंग डालो स्टूडेंट, ऊपरमाल पंच बोर्ड, वापस हेडिंग डालो ऊपरमाल पंच बोर्ड, और ऊपरमाल पंच बोर्ड से एरो निकालकर लिखो, फर्स्ट एरो निकालकर, स्थापना 1917, स्थापना 1917 कौन से गांव में? बेरीसाल गांव में स्थापित, स्थापना 1917 बेरीसाल गांव में स्थापित। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो बेरीसाल गांव में स्थापित। बताओ सरपंच किससे बनाया गया? मन्ना जी पटेल। लिखो सरपंच मन्ना जी पटेल। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगले पॉइंट में लिखो, बताओ यहां से कौन सा पर्चा जारी होता था? ऊपरमाल डंका, तो यही से लिखो पर्चा। अगले पॉइंट में लिखो पर्चा, ऑब्लिक करके पत्रिका, ऑब्लिक करके पत्रिका, बराबर करके लिखो ऊपरमाल डंका, ऊपरमाल डंका। लिख लिया? अब बताओ इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड की सभा के दौरान गीत गाने वाले व्यक्ति कितने थे? पहले माणिक्यलाल वर्मा, कौन सा गीत? और दूसरे भंवरलाल, जिनकी सिर्फ 2 ही शब्द याद रखना, मान मान रे। कौन सा? लिखो जल्दी से, लिखो किसानों को, किसानों को आंदोलन हेतु, किसानों को आंदोलन हेतु प्रेरित करने के लिए
प्रेरित करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? हाँ, पंछीड़ा गीत तथा भंवरलाल ने मान मान रे आगे डॉट डॉट कर दो, मान रे गीत गाया, गा लिया, इतना ही समझाया था। अब सुनो, स्टूडेंट यहां से किसान क्या हो गए? जागरूक। और ठिकाने को लाग बाग का मतलब कर, और बेगार करने से क्या कर दिया? मना। जब मना किया स्टूडेंट, और उसी दरमियान चल रहा था, अच्छे से याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा था? अब बोर्ड पर देखो और समझो। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था स्टूडेंट। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिजोलिया ठिकाने ने किसानों से, कितने रुपए? 12 रुपए चंदे के रूप में वसूलने प्रारंभ किए। कितने रुपए? अब बिजोलिया ठिकाने से गांवों के अंदर भेजे गए सैनिकों और कर्मचारियों को, किनको भेजे गए? सैनिकों, और साथ ही साथ में किनको भेजे गए? कर्मचारियों को भेजे गए। अब सैनिक और कर्मचारी प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर किसानों से क्या वसूलेंगे? चंदा। क्या वसूलेंगे? और कितने रुपए? तो ये सैनिक और कर्मचारी एक गांव में आए जिसका नाम था, बोलो, कौन सा गांव? और गोपाल गांव में आकर किसानों से क्या वसूलेंगे? किसके नाम पर? प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर। कहेंगे कर्मचारी और सैनिक कहेंगे कि भाई हम अंग्रेजों की क्या करेंगे? सहायता, और अंग्रेज ये पैसे किस में देंगे? प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए आपको हमें क्या देना होगा? चंदा। अब सुनो और समझो। पहले एक बात बताओ, गांव गांव घूमकर किसानों को जागरूक किया गया कि नहीं किया गया? ओके। अब बताओ, ये गोपाल एक गांव है कि नहीं है? और तुम बताओ, गांव में तो हम भी रहते हैं, और गांव में हम कभी भी युवा गणेश चतुर्थी का, नवरात्रा का आयोजन करते हैं तो क्या उगाते हैं? बताओ, बड़ी मुश्किल से उगाया जाता कि नहीं उगाया जाता? क्योंकि गांव के लोग बेटे चंदा देते तो है, पर रो रो कर देते हैं। सही है ना? तो एक उदाहरण देता हूं। चंदा देने के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। उसके दो बातें सुनो। ग्रामीण क्षेत्र के कौन कौन है? हाथ खड़े करना। हाँ, जय हो। तुम ग्रामीण क्षेत्र के हो, पर तुम्हारे खाते कहां चलते हैं? जोधपुर में। हाँ, आप में से जैसे नयन हुआ और भी 5-6 हुए बेटों ने चाय वाले से दोस्ती कर ली। क्या कर ली? दोस्ती। और हमेशा बेटे जाते हैं, चाय पीकर आते हैं, और दो चाय वाले अंकल को कहते हैं, अंकल टेंशन मत लो, 7 दिन के एक साथ हिसाब में लिख लेना। और देखो, उधारी के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। उधार उन्हीं को दिया जाता है जिनकी पैठ होती है। सही है कि नहीं है? पर उधार के भी कुछ नियम कायदे हैं। अब जैसे हम एक दिन क्या हुआ, सुबह जल्दी जल्दी उठ गए, 4 बजे उठ गए। जल्दी तो क्या उठ गए? नींद नहीं आ रही थी इसलिए उठ गए, वरना जल्दी तो हमारी किस्मत में ही नहीं है। 4 बजे उठ गए, अब नींद आ नहीं रही थी तो हम उठकर रूम से बाहर आए, अंकल के पास आए, और अंकल क्या बना रहे थे? चाय। अब अंकल को हमने आकर कहा, अंकल चाय देना। तो अंकल हमें चाय देंगे क्या? नहीं देंगे। अंकल कहेंगे, देख भाई, बोमणी को टाइम है, सुबह सुबह तन उधार कौन दो, पचाई जे। सही है कि नहीं है? तो देखो, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब ये तो मैंने एक तो ये कारण बताया, और दूसरा, गांव में जब चंदा उगाता है तो हम युवा रसीद लेकर जाते हैं, और एक का दरवाजा खटखटाते हैं, आदमी आता है बाहर, हमें देखते ही पहले तो बेटा डांटता है, क्यों रोता फिरो?
कहने आया। तो हम कहते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे, इसलिए एक क्या कटाओ, रसीद कटाओ। तो वो रसीद बुक जो होगी पहले हमारे हाथ में से छीनेगा और छीन कर पेज पलटेगा और पेज पलट कर देखेगा कि पड़ोसी ने कितने दिए। अब पड़ोसी ने सपोज करो 100 रुपए दिए, कितने, तो वो कहेगा लिख 101 रुपए, मतलब पड़ोसी से ज्यादा होना चाहिए, वो भले ही कितना हो। तो उसने कितने रुपए ज्यादा दिए और पूरे गणेश चतुर्थी में उस बेचारे पड़ोसी को बोलने नहीं देगा, कहेगा चुप, तेरे से पहले आरती मैं करूंगा क्योंकि तेरे से ज्यादा रसीद कटाइए। ऐसे नहीं कहेगा कि 1 रुपया ज्यादा दिया, कहेगा तेरे से ज्यादा रसीद मैंने पढ़ाई है। और रसीद देखे तो साले ने कितना रुपए ज्यादा दिया है, 1। तो सुनो और समझो। ऐसे ही बिजोलिया से, भाई साहब ये कौन से नंबर आया, 1911 72 56 46 835। वरना आपको पूरा सुनाई देता। अब सुनो और समझो स्टूडेंट। हाँ, एक बात और भी बता देता हूँ स्टूडेंट, अभी एक नए तरीके का फ्रॉड चला है जो आज सुबह ही मेरे पास कॉल आया, पर मैंने तो उसको इतना भयंकर झाड़ा है कि वो बाद में किसी को कॉल नहीं करेगा। नया फ्रॉड सुनो। आपके जो नंबर है वो आपको फ़ोन करके आपके नंबर बताएगा और कहेगा साहब यार ये नंबर मेरे थे, पर मैंने 2 महीने 3 महीने इसको काम में नहीं लिया तो ये नंबर बंद हो गए, आपने सिम नहीं ले ली, और ये जो नंबर है मेरे अकाउंट से जुड़े हुए हैं, एक आपके फ़ोन पर OTP आ रहा है, प्लीज़ OTP दे दो। देना मत। समझ में आया कि नहीं आया? वरना बैंक सीधा खाली होगा, हालांकि हमारा खाली ही है। समझ में आया ना? पर ध्यान रखें स्टूडेंट, आज सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने पहले उसको 2 अच्छे वाले भजन सुनाए और मैंने कहा कमीनी इंसान, ये सिम मेरे पास 9 सालों से है। कितने सालों से? तेरा अकाउंट कब लिंक हो गया इससे, और तूने सिम कब ली? अब तेरे ये जो नंबर जिससे कॉल आया ये मैं पुलिस को दे रहा हूं। उसने फोन काट दिया। तो इस बात को ध्यान रखें, कैसा भी सर्वे को लेकर फोन आ सकता है, कुछ भी लेकर फोन आ सकता है। कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक भी नहीं करें और किसी को OTP तो कुछ भी साझा नहीं करें, किसी को भी। आजकल ये क्रेडिट कार्ड को लेकर भी बड़ा गजब का आ रहा है कि सर आपके क्रेडिट कार्ड आ रहा है, लिमिट 1 लाख 2 लाख है, अब आपका सिविल जानना है तो एक OTP बताइए, आपका आधार कार्ड बताइए, वो बताइए, पैन कार्ड नंबर बताइए, किसी को साझा मत करो। ध्यान रखना इस बात को, ये छोटी सी लापरवाहियाँ आपका अकाउंट पूरा खत्म कर देगी, साफ कर देगी। इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो, तो क्या होता है और क्या नहीं होता है स्टूडेंट। अब सैनिक और कर्मचारी गोपाल गांव में पहुंचे, और जब गोपाल गांव में पहुंचे तो सैनिकों कर्मचारियों ने जाकर गोपाल गांव के किसान का घर का क्या खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। तो किसान जो बाहर आया था उसका नाम था नारायण जी पटेल। क्या नाम था? अब नारायण जी पटेल ने आगे देखा तो सैनिक भी खड़े थे और कर्मचारी भी खड़े थे। तो नारायण जी पटेल ने हाथ जोड़ा, सबको कहा राम राम सा, बताओ कैसे आना हुआ। तो उन सैनिकों ने, कर्मचारियों ने कहा हम बिजोलिया ठिकाने से आए। तो कहा चाय आई बनवाऊं? कहा नहीं नहीं चाय आई नहीं पियेंगे। तो कहा तो बताओ कैसे आना हुआ। तो कर्मचारियों ने कहा देखो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। कहा हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो कहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे राव किसकी मदद करेंगे? अंग्रेजों की। इसलिए हर एक किसान से कितने रुपए वसूले जा रहे हैं, इसलिए आप कितने रुपए लाइए? 12 रुपए लाइए।
तो नारायण जी पटेल ने कहा आपकी बात तो सही है, पर एक बात का जवाब दो। कहा क्या? कहा ये प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा फिर मैं किस बात का चंदा, मैं कोई चंदा देने वाला नहीं हूं। तो देखो, फर्स्ट बोमड़ी का टाइम था कि नहीं था? तो बात राजस्थानी भाषा में कहे तो सुगन खोटे हुए। नारायण जी पटेल ने चंदा दिया नहीं, और जब चंदा नहीं दिया तो सैनिकों ने कहा यार छोड़ो वाड़ो, बोमड़ी का टाइम है, एक से दिमाग मत लगाओ, इससे ज़्यादा दिमाग लगाए तो सबसे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको कहो बेगार करने चल ले। बेगार का मतलब पहले ही बता दिया, ठिकाने आकर क्या करवाना, किसानों से काम करवाना और बदले में उन्हें पैसा, वो कहलाता था बेगार। तो कहा चलो बेगार करने चलो। तो नारायण जी पटेल ने कहा मेरे खेत में भी खूब सारे काम है, मैं अपने काम छोड़कर दूसरों के काम फोगट में नहीं करूंगा। किसानों सैनिकों और कर्मचारियों का छोड़ो वाड़ो, एक नहीं चलेगा तो क्या होगा। कहा ठीक है जाओ मत चलो। अगले किसान के घर गए, क्या खटखटाया? तो किसान बाहर आया, हाथ जोड़े, तो कहा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हमसे ठिकाने से कर्मचारी और सैनिक आए, 12 रुपए दीजिए। तो उस किसान ने कहा 12 नहीं 20 दूंगा, पर पहले एक बात बताओ। कहा क्या? कहा नारायण जी ने कितने दिए? तो कहा उन्होंने दिए ही नहीं। तो कहा जब नारायण जी ने नहीं दिए तो मैं क्यों दूं, पहले जाओ उनसे लाओ फिर मैं दूंगा। ऐसे करके स्टूडेंट गोपाल गांव में एक भी किसान ने चंदा किनको, सैनिकों को और कर्मचारियों को, और बेगार करने से भी क्या कर दिया। इसका मतलब समझे आप, किसान वहां के जागरूक हो चुके थे। अब स्टूडेंट यहां से खाली हाथ सैनिक और कर्मचारी पहुंचे, कौन से लिया? इधर बिजोलिया के अंदर अलमारियां साफ हो रही थी कि अभी आएंगे कर्मचारी, खूब सारा क्या लेकर, खजाना लेकर, पैसे लेकर आए कर्मचारी। तो कहा लाओ खजाना लाओ। तो कहा कैसा खजाना? और नारायण जी पटेल ने सुगन ऐसे करवाए कि फोटी कोड़ी भी नहीं दी किसानों ने। मतलब समझे, कहा नारायण जी पटेल के नेतृत्व में किसानों ने चंदा देने से क्या कर दिया और बेगार करने से क्या कर दिया। तो बिजोलिया ठिकाने ने आदेश जारी किया कि नारायण जी को झांप लो। क्या करो? तो बताओ गिरफ्तार कर लिया किसको? बोलो। अब नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया गया तो नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी के बारे में 89 गांवों को पता चला। कितने गांवों को? बताओ किसान जागरूक हो चुके थे कि नहीं हो चुके थे? 89 गांव के धाकड़ जाति के 10,000 किसान, कितने? कमर बांधकर, हाथ में क्या लेकर? लठ लेकर, और अपने धोतड़े को यूं बांधकर उबी काकड़ आए कहां? अरे बोलो, कितने किसान, और घेर लिया किसको? ठिकाने को। किसको? और जोर जोर से क्या पटकने लगे? हाँ, लठ पकड़ने पटकने लगे, और एक बात कही कि इन्हें छोड़ दो। क्या करो? इन्हें छोड़ दो या हमें, बोलो, अच्छा इन्हें छोड़ दो और हमें पकड़ लो। नारायण जी बाहर आएंगे तो नारायण जी कहेंगे इन्हें छोड़ दो मुझे पकड़ लो, जेल में आते जाते रहना। नारे का पूरा पाप काट दिया कि इन्हें छोड़ दो हमें पकड़ लो। फिर वो बाहर आएंगे तो कहेंगे अभी इन्हें छोड़ दो हमें पकड़, घूमते रहना। पूरे नारे का पाप काट दिया। नारा दिया था, सुनो, इन्हें छोड़ दो या फिर हमें भी जेल दो, यानी दोनों को एक ही कंडीशन में रखो। तुम तो कह रहे हो इन्हें छोड़ दो हमें पकड़ लो, इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया? अरे बोलो। अब बताओ कितने हजार किसानों ने विरोध किया? जब 10,000 किसान बिजोलिया ठिकाने के बाहर लठ लेकर खड़े थे तो अंदर कर्मचारियों की सांसें तेज चल रही थी। ठिकाने ने कहा क्या करे? तो कहा करना क्या है, छोड़ दो। तो कहा किधर से छोड़े? सामने वाले गेट पर तो किसान खड़े हैं, 10,000 छोड़ने गए,
हमें पकड़कर बाहर खींच लिया तो का एक काम करो, पिछले वाले दरवाजे से नारायण जी को बाहर निकाल दो। तो अब बताओ छोड़ा गया किन को? बोलो। नारायण जी घूम कर आए तो आगे कितने किसान थे? 10,000 किसानों ने नारायण जी को आते हुए देखा तो नारायण जी को पकड़ा और कहाँ बिठाया? और 10,000 किसान कहने लगे नारायण जी की जय हो। क्या कहा? अब नारे लगने लगे किसके? कितने किसान? हाँ, नारायण जी ने भी देखा तो कहा ओ हो इतने किसान, रातों रात फेमस हो गए। कौन? तो नारायण जी पटेल ने कहा आगे सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, क्या कर दूं? प्रचार कर दूं। तो नारायण जी पटेल ने सबको कहा राम राम सा, अब की बार सरपंचों में खड़ा होऊंगा, वोट जरूर देना। ये प्रचार प्रसार कर दिया किसने? अब ऐसे रातों रात 2 ही सितारे चमके थे, एक नारायण जी पटेल और एक अरविंद केजरीवाल। कौन? अनशन आंदोलन तुम्हें याद है? उस अनशन आंदोलन के बाद ही केजरीवाल को जानने लगे थे, पहले केजरीवाल को कोई जानता भी। तो तुम भी मेहनत करते रहो, कौन सी समय आपका सितारा नारायण जी पटेल की तरह चमक जाए कुछ भी पता नहीं चले। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, जब स्टूडेंट 10,000 जाति के किसानों ने विरोध किया तो ये बात पता चली कौन से वार्ड, कौन से सिंह को? तो फतेह सिंह ने आदेश जारी किया कि जितने कितने भी बिजोलिया में एक नेता है, किसान है, प्रमुख किसान, उनको क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। पकड़ लिया गया माणिक्य लाल वर्मा को। बताओ किसको? और साथ ही साथ में पकड़ लिया साधु सीताराम। पर यहां पर भी पथिक जी ने कहा डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, क्योंकि डॉन उमा जी का खेड़ा में है। मतलब पथिक जी रात को इस आंदोलन से जुड़ते और दिन होते ही कौन से गांव में चले जाते? पकड़ाते नहीं थे। कौन? पथिक। तभी तो आप विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? अब जब इनको पकड़ लिया गया स्टूडेंट प्रमुख नेताओं को, तो और जोरों शोरों से किसानों ने क्या किया? विरोध किया। तब फतेह सिंह जी ने सन आया 1919 किसानों की समस्या हेतु एक आयोग भेजा जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बताओ कौन सा आयोग? किसने भेजा? कब भेजा? अब ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हामिद हुसैन की तरह आएगा, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट बनाएगा, पर तो भी फतेह सिंह जी इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई, मतलब फॉर्मेलिटी के तहत ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया और गया, पर समस्याओं का समाधान लिखो जल्दी से। सर आप 6:30 से के बाद बिजी नहीं हो तो एक और क्लास ले लो, जूते पड़ेंगे। हाँ, अब आज का भी जो एक बैच छूटा है ना, वहाँ पे छोरों ने विद्रोह कर दिया होगा, और तुम्हारे विद्रोह 1857 का कब का ही हो गया है। हाँ, लिखो जल्दी से। लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा आपने? गीत गा लिए। अब लिखो बिजोलिया ठिकाने ने प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर, बिजोलिया ठिकाने ने बिजोलिया ठिकाने ने प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर, प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर ₹12 किसानों से
₹12 किसानों से चंदे के रूप में वसूलने हेतु घोषणा की। इसको बंद कर दे। लिख लिया? कितने रुपए? ₹12। लिखो आप, लिखो गोपाल गांव के नारायण जी पटेल के नेतृत्व में। अब क्या बच्चे की जान लेगा क्या? एक बार वापस कर और फिर मुझे वापस दिखा। हाँ आप दिखा। इतना तो गोरा मैं हूं ही नहीं। सही है ना? अरे इस लाइट से थोड़ा भोगना दर्द होने लग गया है। बंद कर दे, मार दे। हाँ, हम काले हुए क्या हुए दिल वाले। सही है कि नहीं है? चलो, इससे क्या थोड़ा लाइट सिर पे रहता है ना, तो फिर आंखों पे जोर पड़ने लगता है और फिर भोगने। वैसे भी आपको पता है हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो जोर तो लगा ही रहे, ऊपर से एक और ये जोर। हालत खराब देखना यार, ऐसे क्या कर रहा है? सही है? लिखो जल्दी से, आगे लिखो स्टूडेंट। गोपाल गांव के नारायण जी पटेल के नेतृत्व में, गोपाल गांव के नारायण जी पटेल के नेतृत्व में किसानों ने प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर चंदा नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर चंदा नहीं दिया। तब ठिकाने ने नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया। नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में नारायण जी पटेल गिरफ्तारी के विरोध में बिजोलिया के 10,000 किसानों ने विरोध किया तथा या तो इन्हें छोड़ दो या हमें क्या दो, जेल दो का नारा दिया। या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो का क्या दिया, नारा दिया। लिख लिया? अब देखो छोड़ भी देंगे उनको, वो सब बातें ओरली याद रखनी है आपको, तो सीधा लिखना है मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने जांच हेतु कौन सा आयोग भेजा, कब भेजा, 1919 में। तो डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो 1919 ईस्वी में मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने
मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने किसानों की जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भेजा। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भेजा। लिखो जल्दी से। अब बताएगा आप में से कोई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य कितने थे, कौन कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य कितने थे और कौन कौन थे? एनीबडी? 1 2 3 और कोई? वापस बोल। बहुत बढ़िया। 3 सदस्य थे स्टूडेंट। कितने? फर्स्ट तो बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद। कौन था? बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद। और दूसरा था अमर सिंह राणावत। और तीसरा जो था अफजल अली। कौन था? तो लिखो आयोग के सदस्य। हेलो छड़, मत्स्य संघ का राज प्रमुख 1 था या 2 थे? नाम बताना, जूते पड़ जाएंगे तेरे। अभी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसको मत्स्य संघ बता दो। और जब वहाँ मत्स्य संघ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पंचायत करेंगे कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य कितने थे। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पंचायती उसी से रिलेटेड करे, वरना ब्लॉक ठुकवाऊंगा। सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे मैं तुम्हारा मत्स्य संघ का उत्तर दूँ कि आंदोलन पढ़ाऊँ? इसलिए ऑनलाइन वालों कान खोल के सुन लेना। जो टॉपिक चलता है उसी से रिलेटेड क्या पूछे, सवाल पूछे। अब बेटे आंदोलन में बात कर रहे हैं एकीकरण की, और एकीकरण पढ़ाऊंगा तब बातें करेंगे आंदोलन की कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य कितने थे। अभी मर लो पढ़ लो, वहाँ राज प्रमुख भी बताऊंगा, उपराज प्रमुख भी बताऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा। कान खोल के सुन लेना। राज प्रमुख कितना था? 1 ही था। उपराज प्रमुख कितने थे? 2 थे। आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से, वरना ध्यान रखना नयन को भेजूंगा। हाँ, गोपनीय अभियान के तहत सेना का नेतृत्व तो यही करेगा, और इसने जिस पर आक्रमण कर दिया उसका अस्तित्व ही खत्म है। हाँ, कहां गया था रे? लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के फर्स्ट सदस्य खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य। दूसरे सदस्य का नाम लिखो अमर सिंह राणावत। और तीसरे का नाम लिखो अफजल अली। कौन सा अली? अफजल अली। लिख लिया? ओके। अब बताओ, मेवाड़ के राणा ने इनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की? तो लिखो मेवाड़ के राणा ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। तब पथिक जी ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत कराने हेतु बिंदुलाल, 1 मिनट, अवगत कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशनों में, राष्ट्रीय स्तर के निम्न अधिवेशनों में भाग लिया।
निम्न अधिवेशनों में भाग लिया? नंबर फर्स्ट लिखो। नंबर फर्स्ट लिखो, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। लिख लिया? उसके बाद सेकंड लिखो, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920। बताओ कितने अधिवेशन हो गए? 2। इन दोनों अधिवेशनों में भाग लिया किसने? पथिक जी ने। अब आप बताओ, राष्ट्रीय स्तर के ये कांग्रेस अधिवेशन थे और इन कांग्रेस अधिवेशनों में राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेते थे। और अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने मामला उठाया, तब ये बात पता चली महात्मा गांधी को, मदन मोहन मालवीय को और लोकमान्य तिलक को। इनको पता चला, तो बिल्कुल जब उन्हें पता चला तो पथिक जी ने कहा कि बिजोलिया के किसानों की आप समस्याओं का क्या करवाए? समाधान करवाए। पर ये राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बिजोलिया के किसानों की सहायता करने में क्या रहे? असफल रहे। तब पथिक जी को आ गया भयंकर गुस्सा और पथिक जी बन गए पुष्पा भाव, झुकेगा नहीं। अब पथिक जी करेंगे क्या? पथिक जी ने कहा अब बिजोलिया की घटना को भारत के हर कोने कोने में पहुंचा दूंगा और हर जगह जिक्र होगा तो होगा किसका? बिजोलिया का। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? एक पत्र भेजा। क्या भेजा? वो पत्र पहुंचा कानपुर। कहां पहुंचा? और वो पत्र गया गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। किसके पास? और गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप समाचार पत्र में पथिक जी ने कहा, उस पत्र के अंदर कहा, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आपका एक पत्र चलता है प्रताप, और उसी प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया की घटनाओं का क्या कीजिए? प्रकाशन कीजिए। आपकी जो फीस है, इतनी फीस देने के पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एक चांदी की राखी है। किसकी? वो चांदी की राखी मैं आपके इस पत्र के अंदर साथ भेज रहा हूं। आप उसको फीस समझकर ले लेना या हिंदू धर्म के तहत एक रिश्ता समझ लेना। क्या आपका और मेरा एक भाईचारे का रिश्ता है। पर भगवान के लिए बिजोलिया की घटनाओं का प्रकाशन आपके समाचार पत्र में कर देना, ताकि बिजोलिया के किसानों को न्याय मिल सके, उनकी मांगे स्वीकार हो सके। तो आपको भी पता है स्टूडेंट, हर जगह पैसे नहीं देखे जाते, कहीं पर भावनाएं देखी जाती है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा, वह व्यक्ति जो बिजोलिया क्षेत्र का है ही नहीं, पर वहां के किसानों की समस्याओं को स्वीकार करवाने हेतु अपनी चांदी की राखी बेची, तो मुझे भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि बिजोलिया की घटनाओं का प्रकाशन प्रताप समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर होगा। कौन से पेज पर? अरे बोलो। हाँ, फ्रंट पेज पर करूंगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, बिजोलिया की घटनाओं का प्रकाशन कौन से समाचार पत्र में हुआ? अब जब प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया घटनाओं का फ्रंट पेज पर प्रकाशन किया, तो दूसरे और समाचार पत्र चल रहे थे, उन्होंने भी बिजोलिया की घटनाओं का क्या किया? प्रकाशन। और पहले आपको पता, ये मोबाइल के ठीकरे तो अब आया है, सही है कि नहीं है? वरना आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले सूचनाओं का जो माध्यम था गांव के अंदर, वो क्या था? समाचार पत्र था। और आज भी तुम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हो कि गांव के अंदर जिस दुकान पर समाचार पत्र आता है, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग सुबह उठते ही चाय बाद में पिएंगे, पहले जाकर क्या पढ़ेंगे? समाचार पत्र। और वहां पे भी अपना ही तो देखो,
जो आदमी आया पहले वो पूरा समाचार पत्र लेगा, और पास में फिर कोई और आदमी आ गया तो उसमें से एक अखबार निकालकर उसको देंगे, तू ओ पढ़, जीते मैं ओ पढ़ू। तब तक एक और कोई आ जाएगा तो उसको और देंगे कि ले तू भी पढ़, और वो पूरे पृष्ठ बेटे इधर उधर घूमते रहेंगे। सही एक नहीं है। तो स्टूडेंट, ये बात हो रही है कब की? 1919 और 20 के आसपास की। तो उस समय तो माध्यम समाचार पत्र ही था। तो जब दूसरे समाचार पत्र ने भी बिजोलिया की घटनाओं का प्रकाशन किया तो पूरे भारत में प्रसिद्धि मिल गई कौन से आंदोलन को, और अब जोरों शोरों से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगी किसकी? तो पहले देखो बिजोलिया का प्रकाशन किस किस ने किया। तो सबसे पहले किसने किया? जो कौन से पुर से चलता था? कानपुर से। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो अगर आपको सवाल पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रसिद्धि कौन से समाचार पत्र ने दिलाई, अब इसके अलावा दूसरे जो समाचार पत्र थे जिसमें एक था अभ्युदय। कौन सा? जो कहाँ चलता था? प्रयाग। और प्रयाग कहाँ? एक चलता था भारत मित्र। कौन सा? और भारत मित्र चलता था कौन से कत्ता में? अरे बोलो, कलकत्ता में। और प्रकाशन जो हुआ वो था कौन सा समाचार पत्र? मराठा। और समाचार पत्र का नाम, और ये कहाँ चलता था? पुणा। और पुणा कहाँ? और ये समाचार पत्र था किसका? अब सुनो, चारों ऑप्शंस में हो और एग्जामिनर पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रसिद्धि किस समाचार पत्र ने दिलाई, क्या कहोगे? क्योंकि दूसरे वाले समाचार पत्र ने बाद में घटनाओं का प्रकाशन किया था, पहले किसने किया था? समझ में आया? लिखो जल्दी से। मेरी हर एक पे नजर है, कान खोल के सुन लेना छोरिया। काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूं, और पीछे छोरों को भी इस बात को कान खोल के सुन लेना, और सीधा रेस्टिकेटेड करवाऊंगा और घर पे फोन जाएगा। यहां जिस उद्देश्य से आए हो चुपचाप पढ़ लो मर लो, वरना मैं जिसको कहना चाहता हूं समझ जाना। स्पष्ट कह रहा हूं, ये क्लास राजवीर की है, या तो क्लास छोड़ के चले जाना। जिस उद्देश्य के लिए आए हो वो उद्देश्य बाहर भी पूरे हो जाएंगे आपके। यहां घर वालों के सपनों के साथ खिलवाड़ मत करो। सीधा बोल रहा हूं, कब से नोटिस कर रहा हूं। छोरे तुम भी सुन लेना, और जिसको कह रहा हूं आराम से समझ जाना, और वो समझ भी रहा है। और छोरिया तुम भी, वरना फोन घर पे जाएगा। लिखो मरो। लिखो जल्दी से। लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? कांग्रेस अधिवेशनों में भाग ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखे। लिखो, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया की घटनाओं का क्या किया? प्रकाशन किया। बिजोलिया की घटनाओं का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की, कौन से स्तर की? राष्ट्रीय स्तर की
क्या मिली? प्रसिद्धि मिली, राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि मिली। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अन्य समाचार पत्र। अन्य समाचार पत्र, और अन्य समाचार पत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से नाम लिख लो। अन्य समाचार पत्र, जल्दी से नाम लिख लो। अभ्युदय, कौन सा? अभ्युदय। कहाँ प्रकाशित होता था? लिख लो, प्रयाग, आगे कोष्टक में यूपी। लिख लिया? दूसरा लिखो भारत मित्र, कहाँ से? कलकत्ता से। और तीसरा लिखो मराठा ऑब्लिक करके केसरी, जो कहाँ से छपता था? पूना, और था किसका? लोकमान्य तिलक का। लिख लिया? ओके। अब इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से जब महात्मा गांधी को पता वापस चलेगा कि पथिक जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया को पूरे गांव-गांव तक फैला दिया, तब स्टूडेंट गांधी जी मुंबई बुलाएंगे किसको मिलने के लिए? पथिक जी को मिलने के लिए। और बाद में गांधी जी खुद एक व्यक्ति को भेजेंगे, कहाँ? बिजोलिया, जानकारी लेने हेतु। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु किस व्यक्ति को भेजा था? महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु किस व्यक्ति को भेजा था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 1 2 3 बता। महादेव देसाई को। किसको भेजा? डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु, महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु महादेव देसाई को भेजा। किसको भेजा? महादेव देसाई को। लिख लिया? लिख लिया? आगे सुनो और समझो। अब महादेव देसाई आए, उन्होंने भी रिपोर्ट बनाई, पर उनकी रिपोर्ट पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तब स्टूडेंट एक और राजस्थान के अंदर संस्था थी जिसका नाम था राजपुताना मध्य भारत सभा। क्या नाम था? राजपुताना मध्य भारत सभा। और राजपुताना मध्य भारत सभा से भेजा गया किसको? भवानी दयाल को। किसको भेजा गया? किसको भेजा गया? अब जब भवानी दयाल आ रहा था, कौन से लिया? तब ये बात पता चली मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को। किसको? तब फतेह सिंह ने कहा, देखो, राजपुताना मध्य भारत सभा को कहा, देखो, घर मेरा है तो पंचायती भी मैं करूंगा। मेरे घर में कोई बाहर का व्यक्ति आया तो टांगड़े तोड़ दूंगा। तो राजपुताना मध्य भारत सभा के सदस्यों ने संदेश भेजा किसको? भवानी दयाल को, कि भाई तू वापस आ जा वरना तेरे क्या तोड़ देंगे। पर देखो, राजपुताना मध्य भारत सभा से बिजोलिया की जानकारी है तो व्यक्ति तो भेजा गया। कौन से दयाल को? ओके। जब भवानी दयाल को वापस बुला दिया और उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, तो राजपुताना मध्य भारत सभा ने कहा किसको? फतेह सिंह को, कि घर आपका है तो पंचायती आप करो। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि दूसरे लोग पंचायती करने के लिए आए? तो जब दबाव बढ़ा कौन से सिंह पर, तब फतेह सिंह ने भेजा कितवा जांच आयोग दूसरा। अब देखो, जांच आयोग दूसरा आ रहा है। पहले हामिद हुसैन जो आया था वो अधिकारी आया था, कोई जांच आयोग नहीं आया था। तो कितवा जांच आयोग भेजा। अब दूसरा जांच आयोग जो आया
और वो उसमें सदस्य जो थे उसमें भी सदस्य कितने? 3 थे। नंबर फर्स्ट बेदला के ठाकुर थे राज सिंह। कौन थे? उनके साथ आए तखत सिंह। कौन आए? और तीसरे थे रमाकांत मालवीय। कौन थे? कितने सदस्य आए? अब तीनों आए और तीनों ने रिपोर्ट बनाई या नहीं बनाई, पर उनकी रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब एक और आंदोलन से जुड़ चुके थे पथिक जी के दिशा निर्देश में। इस आंदोलन से राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी ने कहा बिजोलिया के राव को शिकायत कर दी, मेवाड़ के राणा को शिकायत कर दी, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को शिकायत कर दी, समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा दिया, पर समस्याओं का समाधान अभी भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति और है जिन्हें अभी तक हमने शिकायत, क्या पता उन्हें शिकायत कर दे, वो हमारी समस्याओं का क्या कर दे। तो आप में से मुझे कोई बताएगा वो एक व्यक्ति था कौन? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। राम नारायण जी ने कहा सबको शिकायत कर दी, एक व्यक्ति जो है उसको शिकायत नहीं की, उन्हें शिकायत करके देखते हैं। तो ये पहली बात, तो ये एक व्यक्ति था कौन? मेवाड़ प्रधानमंत्री। बोलो बोलो जल्दी से, जिसको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ओके। अंग्रेज कौन थे? कहा हमने अंग्रेजों को अभी तक शिकायत, हम शिकायत करते हैं AGG हॉलैंड को। किसको? हॉलैंड को हमारी समस्याओं के बारे में बताते हैं, क्या पता वो हमारी समस्याओं का क्या कर दे। तब जब पहले तो बताया गया मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विलिकिंसन को, और विलिकिंसन ने ये सूचना दी किसको? हॉलैंड को। तब हॉलैंड को जब ये बात पता चली तो हॉलैंड एक जांच दल लेकर कहाँ पहुंचा? बिजोलिया। कब आया? फरवरी 1922 में। कब आया? और AGG हॉलैंड ने अपनी क्या तैयार की? रिपोर्ट। क्या तैयार की? और उस रिपोर्ट की घोषणा की जून 1922 में। कब घोषणा की? और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा बिजोलिया ठिकाने के किसानों से 84 प्रकार के कर वसूले जाते हैं। कितने? जिसमें से मैं कितने करों को? 35 करोड़ को माफ करने की क्या करता हूं? घोषणा करता हूं। कितने? बोलो तो बताओ। 84 में से कितने कर माफ हुए? कब हुए? 1922 में। किसान लड़ रहे थे कब से? 1897 से। 25 साल बाद ये किसानों की सबसे बड़ी सफलता थी। कहाँ के किसानों की? पर बिजोलिया के किसानों को ये नहीं पता था कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रहेगी, इसे लागू किया नहीं जाएगा। फतेह सिंह ने इन करों को माफ करने के लिए लागू नहीं किया, और ये घोषणा मात्र क्या रह गई? घोषणा ही रह गई। अब सुनो, जो अब तक कह रहे थे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, अब उस डॉन को 1923 में पकड़ लिया और कितने साल की सजा दी। और दूसरा चरण जो था पथिक जी की गिरफ्तारी के साथ क्या हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो 1923 में पथिक जी की गिरफ्तारी के साथ दूसरा चरण क्या हुआ? समाप्त। तो लिख ले 3 से 4 पॉइंट, लिखो जल्दी से। लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा? महादेव देसाई को भेजा। अब लिखो राजपूताना मध्य भारत सभा ने, राजपूताना मध्य भारत सभा ने राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल को बिजोलिया भेजा, किंतु
फतेह सिंह ने किंतु फतेह सिंह ने इनके प्रवेश पर क्या लगाई? रोक लगाई। इनके प्रवेश पर रोक लगाई, लिख लिया। तथा फतेह सिंह ने दूसरा जांच आयोग भेजा, दूसरा जांच आयोग भेजा। लिखो, दूसरे जांच आयोग के सदस्य, दूसरे जांच आयोग के सदस्य। लिखो नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट लिखो राज सिंह, राज सिंह। सेकंड तखत सिंह, सेकंड तखत सिंह। थर्ड कौन थे? रमाकांत मालवीय। लिखो जल्दी से, रमाकांत मालवीय। लिख लिया? लिख लिया ना? ओके। अब लिखो रामनारायण चौधरी ने, रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया के किसानों की, बिजोलिया के किसानों की समस्याओं के बारे में, बिजोलिया के किसानों की समस्याओं के बारे में किनको अवगत करवाया? अंग्रेजों को अवगत करवाया, अंग्रेजों को अवगत करवाया, अवगत करवाया। लिख लिया? अब लिखो A.G.G. हॉलैंड, A.G.G. हॉलैंड फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में कौन से लिया आया? बिजोलिया आया, बिजोलिया आया। तथा जून 1922 में, तथा जून 1922 में A.G.G. हॉलैंड ने, जून 1922 में A.G.G. हॉलैंड ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में 84 में से, 84 में से कितने? बिल्कुल लिखो, 84 में से 35 करोड़ को माफ करने की, माफ करने की क्या की? घोषणा की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गया स्टूडेंट आपका कितवा चरण? बोलो, दूसरा चरण। अब लिखो घोषणा की, किंतु इसी में लिख लो, किंतु मेवाड़ के राणा ने इसे लागू नहीं किया, किंतु मेवाड़ के राणा ने इसे लागू नहीं किया। मेवाड़ के राणा ने इसे लागू नहीं किया। लिखो 1923 में, 1923 ईस्वी में पथिक को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कोष्टक में लिख लो कितने वर्ष की सजा? बिल्कुल 5 वर्ष की सजा। लिख लिया?
ये हो गया स्टूडेंट आपके दूसरा चरण। हेडिंग डालो जल्दी से। कितवा चरण? तीसरा चरण। तीसरा चरण इतना बड़ा नहीं है, बस समझना है, 5 से 6 पॉइंट ही है। हेडिंग डालो तीसरा चरण। डाल दिया हेडिंग, स्टार्ट करें समझना। ओके, अब बोर्ड पर देखो और समझो स्टूडेंट, आपके तीसरा चरण। अच्छा हुआ आज बढ़िया 4 घंटे की क्लास लगी, तो आज ही आपके बिजोलिया क्या हो गया, कंप्लीट। वरना 2-2 घंटे की क्लास लगती तो 3.5 दिन 4 दिन लग जाते। समझ में आया ना? तो बड़ी क्लास होती है तो यही फायदा रहता है। अब सुनो और समझो। अब सुनना और समझना अच्छे से। कितवा चरण आ रहा है? अब तीसरे चरण का शासनकाल क्या, सॉरी, समय काल 1923 से 1940। अब सुनो और समझो। पहले देखो स्थिति, देखो बिजोलिया की। पथिक जी चले गए कहाँ? जेल में। जेल में गए कब बताओ? कितने वर्ष की सजा? तो अब बाहर कब आएंगे? 1928 में। 5 वर्षों की सजा अगर काउंट करें तो सही है कि नहीं है? अब सुनना और समझना आगे हुआ क्या। तो देखो पथिक जी जेल में है, तो पीछे बिजोलिया में बचे कौन? माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी। ये 2 प्रमुख नेता बचे, क्योंकि साधु सीताराम दास भी इस समय बिजोलिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे। तो पीछे नेता कितने बचे हैं? 2। समझ में आया ना? ये हमेशा समझने का तरीका है। पथिक जी जेल में, इधर 2 नेता। 1923 से लेकर 1925, यानी कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक बिजोलिया में पड़ा भयंकर, बताओ क्या? अकाल। 25 के बाद बिजोलिया ठिकाने ने घोषणा की कि हम लागू करेंगे कौन सा बंदोबस्त? बोलो, भू बंदोबस्त पद्धति लागू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भू बंदोबस्त पद्धति होती क्या है। अगर भू बंदोबस्त पद्धति को नीचा माल क्या है? क्या बोल रहा है? हाँ, इस सुभाषी को ब्लॉक ठोक। हाँ, ऐसे अपवाद को समाज में भी ब्लॉक ठोका जाता है, और क्लास में तो वो ऑलरेडी ब्लॉक ही रहता है। ये कमीने और अपने घर का नाम रोशन करेंगे। मैंने कहा ना, मेरी क्लास में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कान खोल के सुन लेना, क्लास का डिसिप्लिन बनाए रखें। अगर गोपनीयता भंग करने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा, तुम्हारे बैच में आने से पहले 2 महीने पहले मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी। इस बात को ध्यान रखना। और जूत भी मैंने बाटा के खरीदे हैं। हाँ, ये स्पष्ट है। टीचर की सबसे पहली प्रायोरिटी ही यही है कि क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। इस बात को कान खोल के सुन लेना। और मेरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स, स्पष्टली कह रहा हूं, यहां पर जिस उद्देश्य के लिए आते हो वही उद्देश्य से बैठे। क्योंकि आप यहां पर बैठे हो, मेरी फर्स्ट क्लास याद करो, वहां माता पिता तुम्हें सोचकर सपने देख रहे हैं कि मेरा छोरा 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में लगेगा, मेरी छोरी 3rd ग्रेड में लगेगी, मेरी घर की पूरी कंडीशन सही हो जाएगी। उन माता पिता के सपनों के साथ खिलवाड़ मत करो स्टूडेंट, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और ये बातें इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कोई भी टीचर नहीं कहेगा। उन्हें क्या लेना देना पढ़ो या नहीं पढ़ो, सही है कि नहीं? कर्म फूटे तुम्हारे, बिल्कुल फैक्ट है। पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कंडीशन से और ऐसी कंडीशन से मैं गुजरा हुआ हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी बदतर फैमिली से आता हूँ और था, तो मुझे पता होता है कि एक किसान की संघर्षपूर्ण जिंदगी कितनी खतरनाक होती है, और उसी किसान माता पिता के हमारे प्रति क्या सपने होते हैं।
1 मिनट के लिए सोचो, माता पिता कितने कर्जे के नीचे दब रखे हैं, घर की क्या स्थिति हो रखी है। घर में आपके छोटे भाई भी है, बहनें भी है, वो तुमसे लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर लगेगी, मेरा बड़ा भाई जॉब में लगेगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। सही है कि नहीं है? तुम्हारा काम सिर्फ अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तक मत रखो, तुम्हारी औरों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स के प्रति है, अपनी सिस्टर के प्रति है, छोटे भाई के प्रति है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरना होगा। इस बात को अब भी कह रहा हूं। इसलिए पढ़ाई के समय तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी जिगरी दोस्त हो त्याग दो, वाड़ दो। दोस्त वो तुम्हारे पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं करेगा, सपने पूरे खुद को करने हैं। दोस्ताना रखना है इंस्टीट्यूट के बाहर। मैंने क्या कहा, आप 8 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो। सिर्फ कितने? पीछे 24 में से 8 निकाल दो। उन घंटों के अंदर तुम रोते फिरो, जो भी करना है करो, पर 8 घंटे में किसी को भी इन्वॉल्व होने मत दो। वो 8 घंटे कोचिंग से अलग है, ये भी सुन लेना। ऐसे नहीं कि 6 घंटे यहाँ पे, आधे घंटे रोटी खाते खाते पेट पे हाथ घुमाते हुए पढ़ लिया और आधा घंटा सुबह फॉर्मेलिटी कर ली। 9, मैं 8 घंटे किसकी बात कर रहा हूँ? कोचिंग को छोड़कर। हाँ, कोचिंग जब कंप्लीट हो जाए तब आप इत्मीनान के साथ 8 घंटे दो, वो काफ़ी है। पर उन 8 घंटों में मैंने क्या कहा, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ 3 थिंग्स। 3 चीज़ों के साथ कभी भी समझौता नहीं करें, जिसमें नंबर फर्स्ट स्टडी। पढ़ाई करते समय कोई समझौता नहीं, पढ़ाई मतलब पढ़ाई। दूसरा पेरेंट्स, माता पिता के साथ भी समझौता नहीं। कैसा समझौता? कभी पिता से माता से झूठ नहीं बोले। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए भेजा है तुम्हें यहाँ, उसी उद्देश्य के लिए डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। वरना ध्यान रखना, प्रकृति का नियम है टिट फॉर टैट, इस बात को ध्यान रखना। और तीसरा है फूड। फूड का मतलब खाना। खाने के साथ भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हाँ, कभी कभार फैमिली में होता है, हॉस्टल में होता है कि हमें जो सब्जी नहीं भाती है वो बन जाती है तो हम नाक बजाते हैं, खाने का अपमान करते, कौन खाऊं? नहीं, ऐसे नहीं करना है। हाँ, माना कि हमें नहीं भाती है तो आप एक काम करो, उस दिन अचार से रोटी खा लो, दूसरी चीज़ से रोटी खा लो, पर कभी भी रोटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि जिस दिन रोटी ने, अन्न ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो रोड पर बैठे रहेंगे पर कोई देखकर भी नहीं जाएगा। तो इन 3 चीज़ों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, स्टडी अच्छे से करें। और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। स्टूडेंट्स हमेशा 8 से 8:30 बजे, 8 बजे तक क्लासें रहती है आपकी। 8 से लेकर 8:30 तक घर तक नहीं पहुँचूंगा, उसके पहले पापा का फ़ोन आ जाएगा। तो पापा पूछते कहाँ है, मैं जैसी भी कंडीशन में रहूँगा, जैसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलूँगा, स्पष्ट बताऊँगा कि पापा वहाँ खड़ा हूँ, पापा दोस्त पार्टी कर रहे हैं, पास में बैठा हूँ। गालियाँ पड़ेगी, कहेंगे कि तू जब ऐसा काम करता ही नहीं है तो गया क्यों? तो पापा को कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, पापा दोस्त है, जाना पड़ता है। पर घर के रूल्स और रेगुलेशन मुझे भी पता है, मेरे पेरेंट्स यानी पिता को भी पता है। पर सच्चाई बताने से क्या होता है, पिता को हमेशा तुम्हारे ऊपर गर्व रहेगा। क्या रहेगा? कि मेरे बेटे ने मुझसे झूठ नहीं बोला, वो जहाँ पे भी था वो ऐसा काम नहीं करता है, पर उसने सच कहा कि मैं वहाँ पर हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम क्या करते हैं, अपनों का जो हमारे ऊपर भरोसा होता है उनका तो तोड़ देते हैं झूठ बोलकर, और जिनको भरोसा नहीं करना है उनको भरोसा करते हैं हम, और उन्हें पूरी बातें बताते हैं। कोई मायने नहीं रखता। जब अपनों की नज़रों में हमारी कुछ है ही नहीं हैसियत, तो दूसरों की नज़रों में वो इज्जत बनाकर क्या फ़ायदा? समझ में आया ना? इसलिए स्टूडेंट सभी को एक ही बात कहूँगा, पढ़ाई मतलब पढ़ाई। ये आज का समय है, आने वाले 2 साल अच्छे से लग जाओ, वरना तुम फिर बाद में चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मन बहुत करेगा पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी।
इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, लक्ष्य हासिल करो। लक्ष्य हासिल करने के बाद जो काम करोगे वो सही है, क्योंकि सफलता का ताज तुम्हारे सिर पर होगा। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। तो सुनो, अब पहले समझते हैं स्टूडेंट भू बंदोबस्त पद्धति होती क्या है। अगर यहाँ पर भू बंदोबस्त पद्धति हमने नहीं समझी तो ना तो बिजोलिया का तीसरा चरण समझ में आएगा, ना आगे निमुचना किसान आंदोलन आएगा, और ना ही शेखावटी किसान आंदोलन आएगा। तो क्या होती है भू बंदोबस्त पद्धति? पहले मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताता हूँ। स्टूडेंट, राजा महाराजाओं के समय किसानों के पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। राजा महाराजा किसानों को जमीनें जो है एक निश्चित समय काल पर पट्टे देते थे। क्या देते थे? अब सुनो, मैं बिजोलिया का राव उदाहरण समझाता हूँ। बिजोलिया का राव और तुम बिजोलिया के क्या हो? किसान। मैंने आपको जमीन के पट्टे जो दिए 20 सालों के लिए दिए। कितने सालों के? भूमि कितनी प्रकार की है? एक सिंचित और एक, अब सिंचित भूमि किसको कहेंगे? जहां पर सिंचाई की सुविधा होगी। और एक असिंचित भूमि किसे कहेंगे? जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं होगी, जो सिर्फ बारिश के समय ही फसल उगाई जाती है और ली जाती है। सही है कि नहीं है? तो मैं आपसे पूछता हूं, किसानों को सबसे ज्यादा फसल कौन सी भूमि से प्राप्त होती थी? बोलो। तो सबसे ज्यादा कर भी कौन सी भूमि पर रहेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। अब तुम मेरे पास पट्टे लेने आए, मैंने 20 सालों के लिए सिंचित भूमि और असिंचित भूमि के पट्टे जितने आपने मांगे मैंने क्या किए? दे दिए। अब 20 साल के लिए दिए हैं। आज चल रहा है 2024। क्या चल रहा है? अब मैं वापस भू बंदोबस्त का मतलब क्या होता है अब समझ लेना। मैं तुम्हें अब नए भूमि के पट्टे नए करों और दरों के आधार पर कब दूंगा? 2000 बोलो बोलो 2044 में। पर मैंने तो घोषणा कर दी 2040 में ही का बिजोलिया में लागू होगा नवीन भू बंदोबस्त। अब सीधा मतलब समझो, नवीन भू बंदोबस्त का यानी भू बंदोबस्त का किसानों को नए करों और दरों के आधार पर भूमि के क्या देना? पट्टे देना। क्या कहलाता है? भू बंदोबस्त पद्धति। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो कर ज्यादा लगते बताओ कौन सी भूमि पर लगते हैं? असिंचित भूमि पर तो नाम मात्र के कर लगते, क्योंकि बारिश होती है तभी फसल हाथ में लगती, वरना फसल मिलती नहीं है। अब बिजोलिया ठिकाने ने भी घोषणा कर दी 1926 के दौरान कि हम क्या लागू करेंगे? भू बंदोबस्त। तो भू बंदोबस्त में जब किसानों को घोषणा की गई, किसानों को कहा गया कि भू बंदोबस्त लागू होगा, तो बताओ किसान चिंतित होंगे कि नहीं होंगे? कि राव पता नहीं अब भू राजस्व कितना लेगा प्लस करों में कितनी वृद्धि करेगा। तो अब सुनो, 1927 में भू बंदोबस्त फाइनली लागू कर दिया गया। और जब लागू किया गया तो बिजोलिया ठिकाने ने भू बंदोबस्त के तहत, नवीन भू बंदोबस्त के तहत सिंचित भूमि में तो करों में वृद्धि की ही की, हद से भी ज्यादा असिंचित भूमि में भी करों में क्या कर दी? अब एक बात बताओ, तुम किसान हो, मैं राव हूं, मैंने सिंचित भूमि के साथ असिंचित भूमि में भी करों में क्या की? वृद्धि। अब मैंने घोषणा की कि जिन जिन किसानों को जितने जमीन के पट्टे लेने हैं सिंचित के और असिंचित के, आओ और पट्टे लेकर चले जाओ। तो अब तुम क्या सोचोगे पहले कि अगर बारिश नहीं हुई और हमने असिंचित भूमि के पट्टे ले लिए और बारिश नहीं हुई, फसल नहीं मिली, तो हमारे सिंचित भूमि से जो बचेगा वो भी कर में चला। तो हम एक काम करेंगे, असिंचित भूमि के पट्टे, बताओ सही निर्णय है कि नहीं है? अब तुम सभी किसान मेरे पास आए तो मैंने सबको आपको पूछा कि बताओ तुम्हें सिंचित के कितने बीघा जमीन चाहिए और असिंचित की कितनी चाहिए? अब आप सभी किसानों ने बिल्कुल कहा हमें तो कौन सी भूमि के चाहिए? असिंचित भूमि के। अब टेंशन में कौन आया? हाँ मैं आया।
अब मैंने सोचा कि ये असिंचित भूमि के पट्टे ले नहीं रहे तो क्या खेती मैं करूंगा क्या? तो मैंने हाथों हाथ नया रूल्स बना दिया कि जो असिंचित भूमि के पट्टे लेगा उसे ही सिंचित भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। अब बताओ टेंशन किसको हुई? बोलो। किसान दौड़कर गए माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण, क्योंकि पथिक जी तो कहां थे? बोलो। हाँ, ऐसे पढ़ा करो। चलो तो सुनो, तो स्टूडेंट मैंने हाथों हाथ घोषणा कर दी कि सिंचित भूमि के पट्टे उन्हीं को दिए जाएंगे जो असिंचित भूमि के क्या लेंगे? पट्टे। तो सभी बिजोलिया के किसान इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर आए किसके पास? और राम नारायण। और आकर किसानों ने कहा अब बताओ हम करें तो बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि बात यह है कि राव ने कौन सी पद्धति लागू की है? भू बंदोबस्त लागू किया है और सिंचित भूमि के साथ साथ असिंचित भूमि में भी करों में क्या कर दी। तो अब हम क्या करें? तो माणिक्यलाल वर्मा का इसमें सोचने की क्या बात है, आप असिंचित भूमि के पट्टे मत लो। तब किसानों ने कहा ए भाई तुझे क्या लगता है ये बात हमने कही नहीं? तो कहा तो क्या कहा? तो कहा राव बड़ा होशियार है। राव ने कहा जो असिंचित भूमि के पट्टे लेगा उसे ही सिंचित भूमि के पट्टे मिलेंगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। अब तुम बताओ करे तो क्या करें? वर्मा जी को पूछा बताओ, तो वर्मा जी ने कहा मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। राम नारायण जी को पूछो, राम नारायण जी का हाथ जोड़ूं, मुझे भी पता। तब वर्मा जी ने और रामनारायण जी ने दोनों ने मिलकर कहा कि देखो किसानों, अभी चल रहा है 1926 और 27। अब पथिक जी को बाहर आने में कितने साल बचे हैं? बोलो। तो एक काम करो, तुम सिंचित और असिंचित भूमि के पट्टे फिलहाल तो 2 साल बाद बाहर आ जाएंगे। कौन? फिर पथिक जी के कहे अनुसार काम करेंगे। यानी अंतिम निर्णय किस पर छोड़ दिया? तो किसानों ने कहा बात तो सही है। तो बिल्कुल स्टूडेंट बताओ कौन सी भूमि के पट्टे लिए? सिंचित और। अब सन आया 1927, भू बंदोबस्त पद्धति पूरी बिजोलिया में क्या हो गई? लागू। अब सुनो, 1927 में पथिक जी जेल में बड़े खुश थे, क्योंकि जेल में इन्होंने कितने साल निकाल दिए। अब कितना बचा? पथिक जी जेल में खुश थे कि अब तो मात्र कितने दिन बचे हैं, ये एक एक दिन कम कर कर के निकाल दूंगा। 4 साल निकाले हैं तो ये भी निकाल दूंगा। बाहर जाऊंगा, कौन से लिया? और किसानों का क्या करूंगा? तभी उन्हें बाहर बुलाया। सैनिकों ने कहा इधर आओ। पथिक जी आए। सैनिकों ने कहा पथिक जी बड़े खुश हो? तो पथिक जी ने कहा हाँ। तो कहा क्यों? कहा 1 साल बाद बाहर जाऊंगा, गाड़ी लेकर एमपी की तरफ भरकर लाऊंगा और वो भी कांकड़ भगाऊंगा। रील्स देखते हो ना? हाँ देखते हो। तो पथिक जी ने भी कहा कि बाहर जाऊंगा, 1 साल बाद बिजोलिया जाऊंगा और बिजोलिया जाकर आंदोलन का क्या करूंगा? नेतृत्व करूंगा। खुश हूं। अब 1 साल बचा है। तो सैनिकों ने कहा चिंता मत करो, 1928 आएगा तो 5 साल तुम्हारी सजा बढ़ा देंगे। सन आएगा 1933 आएगा तो 5 साल और बढ़ा देंगे। सन आएगा 38 आएगा तो 5 साल और बढ़ाएंगे 43, और 43 आएगा तो 5 साल और बढ़ा देंगे 48।
और 48 से आगे कहने लगे तो पथिक जी इनका, वाह भाई रुक जा, फिर अब क्या बार बार यही करवाएगा? तो अंग्रेजों ने कहा जेल से बाहर ही नहीं जाओगे आप, वरना हमारी कितनी बात मानो एक, अभी हाथों हाथ छोड़ते हैं। तो का बात क्या है? तो का बात यह है, पढ़ लो। तो उसमें लिखा हुआ था, मैं विजय सिंह पथिक इस पत्र पर घोषणा करता हूं कि मुझे यहां से शर्त सहित छोड़ा जा रहा है। मैं बिजोलिया में प्रवेश नहीं करूंगा, और अगर बिजोलिया में प्रवेश करता हूं तो मुझे पकड़कर जितनी चाहे ये सजा दे सकते हैं। अब पथिक जी ने वो पढ़ा तो पथिक जी ने कहा, इन सालों का भरोसा भी नहीं है, क्या पता 13 आ जाए यहाँ पर और मेरा 12वां यही हो। एक बार काम करूं, जैसे तैसे करके जेल से बाहर निकलूं। तो बताओ पथिक जी को शर्त सहित कब रिहा किया गया? बोलो बोलो। अब पथिक जी बिजोलिया जा सकते हैं क्या? पर तो भी बिजोलिया का क्या करेंगे? नेतृत्व। कैसे? सुनो, पथिक जी बड़े होशियार थे। बिजोलिया की सीमा लग रही थी मध्य प्रदेश से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन था ना, क्षेत्र बिजोलिया का उस टाइम जो था, बिजोलिया की सीमा बना रहा था बिजोलिया ठिकाना। किससे? एमपी से सीमा बना रहा था। तो पथिक जी ने क्या किया, एमपी और बिजोलिया के बॉर्डर पर जो गांव था उस गांव में शरण ली। अंग्रेज जब भी आते तो वो बिजोलिया, जैसे सपोज करो उधर बिजोलिया और इधर एमपी, जब भी सैनिक आते तो सैनिक कहते पथिक जी को, कहा इधर आए तो कहते आप सुन देख लो मैं किधर हूँ, एमपी में हूँ, बिजोलिया में। सैनिक जाते तो पथिक जी कहते किसानों को आ जाओ, पंचायती करते, उधर नहीं एमपी में। समझ में आया कि नहीं आया? तो पथिक जी बड़े होशियार थे। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, पथिक जी को रिहा करने के बाद पथिक जी ने कौन से गांव में शरण ली? समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, पहले बताओ पथिक जी को रिहा कब किया गया? 1927 में। और शरण जो ली फुरसारिया गांव में। कौन सा गांव? और ये फुरसारिया गांव कहाँ? मध्य प्रदेश में था। अब फुरसारिया गांव में रहने लगे कौन? पथिक जी ने संदेश भेजा राम नारायण चौधरी और किसको, क्या आप आओ भाई साहब किधर, फुरसारिया गांव में, मैं उधर आ। तो बताओ अब इनसे मिलने के लिए उधर से कौन आए? राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा आए। तो दोनों बड़े खुश हुए, पथिक जी को गले लगाया, कहा पथिक जी कैसे हो? तो कहा मैं ठीक हूँ। पहले बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या स्थिति है? वर्मा जी का सब बातें बाद में होगी, पहले ये बताओ 1 साल पहले बाहर कैसे आए? तो पथिक जी का मेरा जी जानता है मैं कैसे आया, तुम बताओ क्या हुआ? कि नहीं सब बाद में, पहले ये बताओ 4 साल तुम्हारे साथ हुआ किया। तो पथिक जी का एक बार जेल जाकर देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो वर्मा जी का मैं तो जाकर आया हूँ 1-2 बार, क्योंकि वर्मा जी याद करो पहले ही जा चुके थे जेल, पर वो तो जल्दी से बाहर आ जाते थे। अब पथिक जी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक के लिए बता दिया। अब सुनो, पथिक जी जेल में कितने साल रहे? पथिक जी ने आते ही वर्मा जी को, रामनारायण जी को कहा मेरे जेल में जाने के बाद बिजोलिया में हुआ पूरी जानकारी बताओ। तो अब तुम बताओगे पथिक जी को कि क्या हुआ। तुम कहोगे कि पथिक जी आप जेल में गए कब? बोलो। अब बिजोलिया में कितने साल अकाल पड़ा? कब से कब तक? उसके बाद ठिकाने ने घोषणा की, कौन सी पद्धति की? और भूमि कितनी प्रकार की? एक तो कौन सी बोलो, और दूसरी सिंचित भूमि के साथ साथ कौन सी भूमि में? करों में क्या की? किसान हो गए परेशान। क्या हो गए? किसान निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि कौन सी भूमि के पट्टे ले, इसलिए हमने अंतिम निर्णय आप पर छोड़ा है। और किसानों ने दोनों भूमि के क्या लिए हैं? पट्टे लिए हैं। तो पथिक जी ने कहा क्यों लिए दोनों भूमि के पट्टे? असिंचित भूमि के पट्टे हम किसानों से वापस दिलवाएंगे। किसको?
राव को। तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि ये बात तो हमने भी कही थी, आप किसानों के पट्टे वापस मत दिलवाओ, क्योंकि किसानों के पट्टे अगर किसानों के पास रहेंगे तो जमीन रहेगी, माना कि उससे उन्हें आमदनी तो नहीं होगी, पर इस असिंचित भूमि से जानवरों हेतु चारा होता है, उनके जानवर चरेंगे, इसलिए आप जमीन के पट्टे मत दिलाओ। तो कहा बात तो तुम्हारी सही है। पथिक जी ने पहले कहा बात तो तुम्हारी सही है, पर हम एक काम करते, पट्टे तो दिलाएंगे। तो वर्मा जी ने कहा अगर तुमने पट्टे दिलवाए राव को और राव ने ये पट्टे किसी और को दे दिए तो किसानों की क्या चली जाएगी, जमीन चली जाएगी और आगे भू बंदोबस्त काफी वर्षों तक नहीं होगा। किसान बिना असिंचित भूमि के करेंगे क्या? करने का मतलब समझे, जानवरों के लिए चारा कहाँ से होगा, क्योंकि सिंचित भूमि में तो हम खाद्यान्न की फसलें उगाते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल, जब पथिक जी ने कहा यार बात तो तुम्हारी ये भी सही है, हम एक काम करते हैं कि राव को जब अब अच्छे से समझना तभी समझ में आएगा, वरना किताबों में तो तुम्हें जिंदगी में भी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है और किताबी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। तो पथिक जी ने कहा हम एक काम करते हैं, राव को असिंचित भूमि के पट्टे लौटाएंगे। तो राव भूमि अपने पास तो रखेगा नहीं, राव भूमि किसी को बेचेगा। क्या करेगा? और बेचेगा तो खरीदेगा कौन? जिसके पास क्या होगा? एक काम करो, बिजोलिया ठिकाने के जितने कितने भी महाजन, बनिए, सेठ, साहूकार है, इन सब को अपनी तरफ मिला लो कि जब किसान असिंचित भूमि के पट्टे लौटाएगा तो राव तुम्हें पट्टे खरीदने के लिए बुलाएगा, तुम पट्टे खरीदोगे नहीं, वरना बिजोलिया के ऊपर माल के अंदर 90 गांव है, सभी किसानों ने तुमसे क्या ले रखा है? कर। फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। अब बेटे महाजन बनिए, सेठ साहूकार भी फंस जाएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, वर्मा जी ने मना किया कि देखो कहीं तुम्हारा ये निर्णय उल्टा नहीं पड़ जाए और किसानों की जमीनें चली नहीं जाए। पथिक जी ने कहा नहीं नहीं सही है। तो कहा तुम जानो और तुम्हारा काम जाना, हम तो तुम्हें मना कर रहे। तो कहा नहीं, तुम बुलाओ ऊपर माल के सभी किसानों की सभा इधर बुलाओ एमपी की तरफ। तो बताओ, सभा बुलाई गई। अब सभा के अंदर यही निर्णय लिया गया कि किसान सबसे पहले सेठ, साहूकारों, महाजनों और बनियों को अपनी तरफ मिलाएंगे। तो किसान ऊपर माल पंच बोर्ड के जो सदस्य थे वो गए महाजनों के पास, सेठ साहूकारों के पास, पूरी बात बताई। तो सेठ साहूकारों ने साथ दिया, किनका? किसानों का। अब साथ तो देंगे ही, साथ नहीं दे तो हाँ, किसानों ने कहा फूटी घोड़ी भी नहीं देंगे, हाथ ऊपर कर देंगे, तू जाने तेरा। तो महाजनों, सेठ, साहूकारों और बनियों ने कहा नहीं, 100% हम आपको क्या देंगे, सॉरी हम आपका क्या देंगे, साथ देंगे। अब जब महाजनों ने साथ दिया तो सब किसानों ने आकर पथिक जी को कहा उनको हमने अपनी तरफ। तब पथिक जी ने कहा अब सभी बिजोलिया के किसान जाओ और अपनी असिंचित भूमि के क्या दे दो, पट्टे दे दो। तो अब बताओ, सभी किसान अपनी कौन सी भूमि के पट्टे लेकर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बिजोलिया। अब बिजोलिया ठिकाने में पहुंचे तो कर्मचारियों ने एकदम किसानों की भीड़ आते हुए देखी, तो कहा ये आज इनको ऐसे आ रहे बेटे जैसे रातों रात लॉटरी लग गई हो। और बिल्कुल उनके पास पावर आ गया था। कौन? हाँ, जैसे ऐसे ही लग रहा था जैसे वीटो पावर हो। आए और सभी किसानों ने आगे किया अपने कौन सी भूमि के पट्टे। तो कर्मचारियों ने कहा, ठिकाने के कर्मचारियों ने कहा क्या है ये? तो किसानों ने कहा अनपढ़ हो क्या, पढ़ लो। तो देखा तो बताओ उसमें कौन सी भूमि के पट्टे थे? तो कर्मचारियों ने कहा देखो किसानों, तुम असिंचित भूमि के पट्टे लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो? तो कहा तुम्हें देने के लिए लेकर आए हैं, हमें भूमि नहीं चाहिए। तो कर्मचारियों ने कहा देखो किसानों, तुम किसी के कहने में आ रहे हो, ये भूमि के पट्टे ले जाओ, किसी के कहने में मत आओ। तो किसान बड़े पावरफुल थे पथिक जी के पीछे। किसानों ने कहा चुपचाप पट्टे ले, तेरा काम है उतना कर, हमें पट्टे नहीं चाहिए।
कर्मचारियों ने कहा देखो एक बार और समझा रहे हैं, भूखे मरोगे। किसानों ने कहा हम भूखे मरे, खाके मरे, तू चुपचाप क्या ले, पट्टे। तो कर्मचारियों ने असिंचित भूमि के पट्टे सामूहिक रूप से नहीं लिए, सिंगल पट्टे लिए। मतलब हर व्यक्ति से क्या लेकर, अंगूठे का साइन लेकर पट्टे लिए और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं फलाण चंद अपनी असिंचित भूमि के क्या लौटा रहा हूँ, और जब तक अगला भू बंदोबस्त नहीं होगा तब तक मेरा इस भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं है। सभी ने पट्टे लौटा दिए, गए पथिक जी के पास और पथिक जी को कहा पट्टे लौटा दिए। तो वर्मा जी ने धीरे से राम नारायण को कहा पट्टे लौटा नहीं, बेच दिए, अब मौज करो, मन ही मन में कहा। अब स्टूडेंट, बिजोलिया ठिकाने का जो राव था बड़ा होशियार था। बिजोलिया के राव ने महाजनों, सेठ और साहूकारों को बुलाया और सेठ साहूकारों को कहा कि मैंने थोड़ी करों में क्या की है, कमी की है, और कचरे के भाव दे रहा हूँ, कौन से पट्टे, असिंचित भूमि के पट्टे ले लो। तो सेठ साहूकारों ने, महाजनों ने कहा देखो राव जी, पिछले 2 साल 23 से 25 तक क्या पड़ा है, हमारा पूरा पैसा जो है कर्जे के रूप में किन को दे रखा है। 2 साल अकाल पड़ा, उन्होंने हमें फूटी कोड़ी भी, और हमारे पास भी कुछ है, क्या आपके असिंचित भूमि के पट्टे खरीदे? हाँ, फोगट में देना चाहते हो तो दे दो। तो राव ने कहा इनको धक्का देकर बाहर निकालो। हाँ, मतलब बाहर निकाल दिया, यानी सेठ साहूकारों ने भी साथ दिया किन का। पर राव समझ चुका था कि बेटे किसान बड़े होशियार है, अपनी तरफ मिला लिया किन को, महाजनों और बनियों और सेठ साहूकारों को। राव बड़ा होशियार निकला। राव ने पत्र भेजा पास वाले ठिकाने के किसानों को, और करों में भी क्या कर दी, कमी, और असिंचित भूमि के पट्टे दे दिए किनको, पास वाले ठिकाने के किसानों को। अब देखो, पास वाले ठिकाने के किसान खेती करने कहाँ आएंगे? अब हमारी नजरों के सामने कोई दूसरे गांव का किसान हमारी जमीन पर खेती करेगा, क्या हम सहन कर पाएंगे? सभी किसान दौड़े दौड़े गए किसके पास, बोलो? का पथिक जी तुमने तो कहा तुम्हारी जमीन का कोई खरीदार मिलेगा, पर राव ने तो हमारी जमीन के पट्टे, अब हम क्या करें? तो पथिक जी ने कहा मैं कहीं करूं। अब बताओ किसान चुपचाप बैठेंगे? अरे बोलो। किसानों ने कहा पथिक जी यहां बिजोलिया में आसपास भी दिख गए तो तुम्हारे टांगड़े वर्मा जी का तोड़ दो। हमने इनको मना, पर हमारी बात इन्होंने मानी। तो देखो वर्मा जी, तुम्हारी किताबों में इतना ही लिखा हुआ है कि तीसरे चरण के दौरान माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के बीच में मतभेद हो गया। इस वजह से पथिक जी इस आंदोलन से क्या हो गए, अलग होने का पूरा रीजन मैंने तुम्हें बताया। यानी पथिक जी ने निर्णय बिल्कुल किसानों के हितों के लिए लिया, पर चालाक निकला कौन? तो ये निर्णय उल्टा पड़ गया, और उल्टा पड़ने की वजह से जोरों शोरों से विरोध हुआ किसका? तब पथिक जी 1927 में इस आंदोलन से प्योरली क्या हो गए? तब माणिक्यलाल वर्मा बुलाएगा जमनालाल बजाज और हरिभाऊ, तब तीसरे चरण का नेतृत्व करेंगे जमनालाल बजाज और हरिभाऊ, जो पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।